करिए कि उनकी क्या छवि आपके दिमाग में बनती है। पर गुंजन जी बेसिकली अंशुमाला जी की टीम में काम करती हैं। आप जानते हैं कि अंशुमाला जी और गुंजन ये सब मिलकर जो बच्चों की विज्ञान शिक्षा को लेके जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन का संचालन करते हैं, जिसको मार्गदर्शन अंशुमाला जी करती हैं। उस टीम में काफी उत्साही तरीके से गुंजन काम करती है। आजकल नोएडा में रहती हैं और जैसा अंशुमाला जी ने काफी सारा बताया कि बायो एंजाइम को लेके बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट, बहुत तरह की चीजें गुंजन करती रही हैं। तो अभी हम बायो एंजाइम पे ही बेसिकली बात शुरू करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। गुंजन का मन था कि हम पहली क्लास में ही इसको बनाना सीखें और फिर इसको बना के इसके एक्सपीरियंस करें और उसके बाद आगे चलें। बट धीरे धीरे किसी कारण से ये क्लास काफी पहले होनी थी। हम लोगों की ही व्यस्तताओं के चलते इसको बीच में कई बार प्लान किया गया, पर इसको पोस्टपोन किया गया। तो आज इसको करने पे सहमति बनी। ये भी गुंजन का ही प्रयास था। गुंजन का मानना था कि दिवाली से पहले कर लेंगे अगर हम, तो उसमें खूब सारे फूल दिवाली में हम लोग काम में लेते हैं, तो उन फूलों को अगर हम थोड़ा बचाएंगे तो उससे हम कई तरह के बायो एंजाइम बना सकते हैं। अब इस पे बहुत वक्त नहीं लेंगे, चूंकि 1 घंटे का ही टाइम डिसाइडेड है। तो आई थिंक मैं गुंजन को आमंत्रित करता हूँ कि गुंजन आए और अपनी बात कहें और समझाने की कोशिश करें, ताकि हम लोगों की बायो एंजाइम के प्रति एक समझ बने और उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं अगली पोल्स में कब करनी है और उसमें बनाना कौन कौन सीखना चाहते हैं, क्या चीजें होंगी। तो आखिरी हिस्से में कुछ समय रख के बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर आई थिंक हम लोग यही रखते हैं, पहले गुंजन कुछ सवाल पूछिएगा, जो भी आप सवाल पूछना चाहें, जो भी आपकी जिज्ञासा हो, सब अपना माइक ऑफ रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी गुंजन, आपका स्वागत है। आप जैसे चलाना चाहें आप। जी धन्यवाद। नमस्कार सभी को, स्वागत है। आप सबने फेस्टिवल टाइम में समय निकाल के ज्वाइन किया, आप सबको धन्यवाद। और मैं गुंजन हूँ, मैं जॉय ऑफ लिविंग फाउंडेशन से लर्निंग फाउंडेशन से हूँ और मेरे साथ अंशुमाला मैम है हमारी डायरेक्टर। और हम एक एनजीओ है जो बच्चों की शिक्षा पे काम करते हैं, साइंस एजुकेशन पे काम करते हैं। और आज हम बायो एंजाइम्स या नेचुरल क्लीनर्स के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम नेचुरल क्लीनर्स को क्यों यूज करना चाहिए और हम कैसे उसका कुछ प्रयोग कर सकते हैं। तो सर मेरा लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रेजेंटेशन को शेयर कर दें। और आप अब मेरी आवाज सही आ रही है सर? एकदम सही आ रही है। बस मैं ये और बताना चाह रहा हूँ कि अंशुमाला जी केवल जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन की डायरेक्टर ही नहीं है, वो अब सहजीवन फाउंडेशन की ऑफिशियल सलाहकार भी हैं। उन्होंने जिम्मेदारी निभाना खुशी खुशी स्वीकार किया। तो सहजीवन फाउंडेशन तो दोनों के साथ जुड़ी है अंशुमाला जी। जी मैंने चला दिया है, अब आप जब बोलेंगे मैं आगे करता रहूंगा इसको। जी और अगर हमें किसी का इंतजार नहीं करना, तो तब तक आप लोग अब चैट में अगर आपके नाम और आप किस जगह से हैं अगर वो लिख दे तो बहुत अच्छा होगा, तो हमें थोड़ा परिचय में अच्छा रहेगा। मैं गुंजन हूँ, मैं नोएडा में रहती हूँ। प्रकाश जी ने अपना हाथ रेस किया है। सर चाहे तो 5 मिनट आप इसमें लिखने की बजाय परिचय कर भी सकते हैं। 5 मिनट रुके, उसके बाद प्रेजेंटेशन चला देंगे। बताइए आपको अगर ठीक लगता है। सर अगर और लोगों को जुड़ना है तो अपन वो भी कर सकते हैं। मतलब हाँ, इस बहाने थोड़ा पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से आ सकते हैं कुछ 3-4 मिनट में लोग, तो हमें। और ये जर्नी मैंने, सर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए। और बस मेरा पर्सनल सिंपल है कि मैंने बायो एंजाइम्स पे काम पिछले 4-5 साल से शुरू किया है और मैं भी सीख ही रही हूँ, पर जितना सीखी हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और ताकि आप लोग भी ये जर्नी शुरू करें। और मेरे को बहुत सैटिस्फैक्ट्री, इसमें बहुत सारी चीजें मैं सीखी हूँ एंड आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू। सर नेक्स्ट स्लाइड।
सुधीर जी, इसको स्लाइड शो मोड पे कर दीजिए, बड़े वो नीचे जो एक लेफ्ट उसी पे कर रखा है, बड़े पे कर रखा है अभी। नहीं, राइट हैंड साइड पे नीचे जो बटन है उस पे करेंगे तो ये हाँ, ये इस बटन पे, हाँ हाँ बिल्कुल, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरा स्लाइड मोड पे है, कर दिया जी। अच्छा, तब ठीक है, चलिए। अच्छा, तो आप लोग में से कई लोग टीचर्स हैं और मुझे पानी का महत्व बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी पृथ्वी जो है, ये प्रेजेंटेशन हम बच्चों के साथ करते हैं, पर इसके लिए मैं कुछ स्लाइड्स में जल्दी चलूंगी कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो प्लैनेट है, उस पे करीब 70% पानी से कवर्ड है। अगर हम उसको स्पेस से देखेंगे तो वो ब्लू रंग का दिखाई देगा, नीला रंग का दिखाई देगा। वो इसीलिए क्योंकि हमारा पृथ्वी काफी पानी से कवर्ड है। और हमारा जो मनुष्य का शरीर है, उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 70% पानी है। तो पानी का इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस आप सबको पता है कि बिना पानी शायद हम लोग ना पृथ्वी पे जीवन है और ना ही हमारे हम बच सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो आप सबसे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगी। हेलो, या आपको ये फोटो दिख रही है सर? नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, नेक्स्ट। हाँ सर इसके पहले वाली स्लाइड। ओके। हाँ, ये आपको पिक्चर सबको दिख रही है स्क्रीन पे? जी। तो कोई गेस कर सकते हैं ये कहाँ की फोटो है? वैसे ये बहुत कॉमन पिक्चर है, आप मतलब इस तरह की पिक्चर आपने काफी देखी होगी, आजकल न्यूज में बहुत आ रही है। मैम रिवर की, यमुना रिवर, यमुना नदी की। जी जी, एकदम सही, ये यमुना नदी की पिक्चर है। या और ये यमुना नदी किधर की यमुना नदी होगी? मतलब यमुना काफी लंबी रिवर है। दिल्ली। दिल्ली। तो ये बहुत आसान है गेस करना। और ये पीछे जो सफेद सफेद है, ये बर्फ नहीं है, ये क्या ये हमारे अपने पास है। हाँ, एकदम सही। तो ये यमुना नदी की फोटो है, और ये जो पीछे जो सफेद दिख रहा है, ये झाग है, ये बर्फ नहीं है। और ये फोटो बहुत फेमस हुई थी क्योंकि ये एक अखबार है जिसका नाम है, सर नेक्स्ट स्लाइड, न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका में, यूएस में छपता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। और यहाँ पे ये यमुना नदी की पिक्चर वहां पे भी न्यूयॉर्क में भी पब्लिश हुई थी। और हमारे जो नदी का जो स्वास्थ्य है वो वहां पे भी आया था। आप सर नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे? हेलो। हाँ जी, नेक्स्ट मैंने कर तो रखी है, दिख नहीं रही है? अच्छा अच्छा, मेरे को शायद टाइम लैग से हो रहा है। सर वो टाइम लैग हो गया, आपको 2 स्लाइड पीछे जाना है। स्लाइड नंबर 4 पे आप। हाँ, ये सर इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार है उसमें है, और उसमें यमुना नदी की जो दुर्दशा है उस पे एक पूरी न्यूज आई थी। और ये मेरे ख्याल से हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक इंसल्ट की बात है कि जो हमारा कैपिटल है और उसके अंदर से जो नदी बह रही है उसकी ये हालत है। और ये पिक्चर है जब छठ की पूजा होती है दिवाली के 6 दिन बाद, जिसमें बहुत सारे लोग जाके यमुना में अपनी ऑफरिंग्स देते हैं। ये उसकी फोटो है। पर सर नेक्स्ट स्लाइड। पर ये पिक्चर 3-4 साल पहले की है, ये अखबार में न्यूज जो आई थी 3-4 साल पहले की है। पर उसके बावजूद यमुना की हालत वैसी की वैसी है। और जो अभी आप ये नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, चला दी, इसे आगे। जी सर। और नेक्स्ट। नहीं, वो लैग कर रही है गुंजन मैम, वो ना सर के बोलने से सर को दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा। ओके। मनीषा आप दिखा सकते हो क्या, या मुझे? हाँ, 1 मिनट में ट्राई करती हूँ। क्या इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है? एकदम रीसेंट फोटोग्राफ्स है, और आप देख सकते हैं कि 3-4 साल के बाद भी यमुना की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है, ये और ज्यादा खराब हो गया है। और ये जो झाग देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक झाग है। और
एनी मतलब आप लोगों को पता ही होगा ये झाग कहाँ से आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे होंगे ये झाग? कोई फ्रॉम इंडस्ट्री, जी फ्रॉम इंडस्ट्रीज मैम, जो भी फैक्ट्रीज हैं। जी एकदम सही, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है। घरों से हाँ, और कहाँ से आ सकते हैं? all the type of chemicals we are using in the household. जी एग्जैक्टली ये इंडस्ट्रीज से भी है, और ये जो हम अपने घरों में इतने सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, केमिकल्स किन किन रूप में कर रहे हैं, कोई एग्जांपल्स बताएंगे मैम? मैम डिटर्जेंट हो डिटर्जेंट के रूप में, गया, फर्टिलाइजर्स हैं। के रूप में। जी जी एग्जैक्टली तो क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं हम सबसे पहले टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसके बाद नहाने के लिए साबुन, शैम्पू, फिर हमारे बर्तन धुलते हैं, हमारे कपड़े धुलते हैं, हर चीज में किसी ना किसी तरह का साबुन, फिनाइल यूज करते हैं झाड़ू पोंछा लगाने के लिए, वॉशरूम्स की हम सफाई करते हैं हार्पिक और इन सब चीजों से। हर चीज में कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं जो झाग देते हैं। जो ये सारे झाग पूरे दिल्ली में करीब 1,40,00,000 या 50 लाख लोग रहते हैं, तो उन सब का ये जो भी है, कई सारा पानी अनट्रीटेड होके यमुना में चला जाता है, और इसके लिए ये सारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो सारे केमिकल्स का, कि कैसे ये केमिकल्स ने यमुना का हालत। और ये बहुत आश्चर्य की बात है, बिकॉज कुछ दिन पहले ही दिल्ली में इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई थी, तो यमुना का पानी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार तो साफ रहेगा, पर वो बारिश के कुछ समय बाद ही बारिश समाप्त हुए शायद 1 महीना भी नहीं हुआ है, और यमुना का हालत आप देखिए कितनी जल्दी खराब हो गया। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। और यही नहीं, ये तो यमुना में हम बहुत सारा लिक्विड पोल्यूशन डाल रहे हैं, पर इसके साथ साथ ये हम नदियों में, आई होप आप लोग सब, आज हम अलग अलग जगहों से हैं, तो अलग अलग प्रांतों से, आई होप आपके वहाँ की नदियां और तालाब स्वस्थ होंगे, पर कुछ कुछ और ये फोटोग्राफ्स है जो हमारे देश के अलग अलग जगहों की है, तो हम देख सकते हैं कि शायद हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिसमें हम नदियों में, तालाबों में लिक्विड वेस्ट तो डाल ही रहे हैं, मतलब अनट्रीटेड वेस्ट जिसे कहते हैं, पर हम साथ साथ ये सॉलिड वेस्ट भी डाल रहे हैं, जिसमें हमारे शायद पूजा का सामान, प्लास्टिक और ये सब, हम इसमें काफी सारी चीजें जा रही हैं। नेक्स्ट सर। तो ये सारी फोटोग्राफ्स आपने अपने आसपास आप देखिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी मैं बोलूंगी अपने स्टूडेंट्स को भी अवेयर कराइए कि ये पोल्यूशन हम कैसे अपने नदियों को कर रहे हैं। जो अभी हमने बात करी थी कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, पर हम पानी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट सर। ये देखिए अनट्रीटेड सुवेज है, जो बहुत सारे शहरों में, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को बिना ट्रीट करे इलीगली वाटर बॉडीज में छोड़ा जाता है। नेक्स्ट सर। और दूसरा चीज जो मैं आप लोग शायद आपने सुना भी होगा, वो है गार्बेज पैचेस। क्योंकि प्लास्टिक हम बहुत मात्रा में, हमारा जो हम कचरा है कई बार वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रही हूँ, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। तो ये सारा प्लास्टिक होता है, ये पानी के करंट्स या हवा के करंट्स के कारण ये पूरा बह बह के इकट्ठा हो गया है, और साइंटिस्ट ने पाया है कि ये समुद्र में बहुत बड़े आइलैंड्स बन गए हैं ये प्लास्टिक का। इनको कहते हैं गार्बेज पैचेस, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। और ये अटलांटिक, पैसिफिक के जो महासागर है उनमें ये बहुत बड़े बड़े गार्बेज पैचेस फॉर्म हो गए हैं। और ये इनकी फोटो अगर आप क्लोजअप से देखेंगे। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। ये आप नहीं, इसके पहले वाली सर, इसके भी पहले वाली, हाँ सर ये वाली। तो ये है गार्बेज पैचेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सैकड़ों किलोमीटर लंबे प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक हल्का होता है, ये समुद्र पे तैर रहे हैं, और ये सब वो हवा और करंट से इकट्ठे हो गए, और ये बहुत बड़े बड़े गार्बेज पैचेस इकट्ठे हो गए हैं ओशंस में। नेक्स्ट सर। और अब हमारा प्रश्न है कि ये तो बहुत दूर है, अटलांटिक, पैसिफिक हमसे बहुत दूर है, तो हमें इसकी चिंता करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि यमुना की जब हम चिंता नहीं करें तो गार्बेज पैचेस तो बहुत दूर है। तो इसका उत्तर ये है कि एक, यमुना में जब पानी गंदा होता है वो सिर्फ हमारे लिए खराब नहीं है,
क्योंकि हम उसका पानी पीते हैं, हम कृषि के लिए यूज करते हैं। पर दूसरा, वो पानी जो है, वो जो वहां पे यमुना के अंदर जो मरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो पूरी खराब हो रही है, सारी फिशेज और सारी जो जीव जंतु है वो खत्म हो रहे हैं। इसी तरह से जो समुद्र में जीव जंतु है, ये पैचेस के, गार्बेज पैचेस के कारण कारण समाप्त हो रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं। और एक साइंटिस्ट ने पाया है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ये प्रोक्लोरोकोकस, और ये बैक्टीरिया समुद्र में पाया जाता है, और ये करीब 10 से 15% ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हमारे पेड़ पौधे छोड़ते हैं, जो हमारे पृथ्वी के लिए बहुत जरूरत है, आवश्यक है ऑक्सीजन। तो ये बैक्टीरिया पाया जाता है समुद्र में, और ये भी क्योंकि ये प्लास्टिक और इसका पोल्यूशन से ये बैक्टीरिया भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। नेक्स्ट। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्र हमें एक चीज देती है जो हम लोग सब यूज करते हैं, और वो है सॉल्ट, नमक। और नमक जो हमें मिलता है, तो IIT बॉम्बे में ने करीब आज से 5-6 साल पहले स्टडी करी थी, और अब तो ये न्यूज में आपने बहुत दफे सुना होगा कि प्लास्टिक जो है, ये सारे गार्बेज पैचेस और जो भी हम कचरा फेंक रहे हैं, ये धीरे धीरे पानी में जाके डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और ये माइक्रो प्लास्टिक्स फॉर्म हो रहे हैं। और ये माइक्रो प्लास्टिक्स आजकल हम जो समुद्र का जो नमक खाते हैं उसमें है। तो हम जो हम समुद्र को दे रहे हैं, वो समुद्र हमें वापस दे रहा है। तो वो अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो जो हम दे रहे हैं हमें वही वापस मिल रही है, जो हम प्रकृति को दे रहे हैं वही हमें वापस मिल रही है। नेक्स्ट सर। आपको अगर इसमें से कुछ, मैं जल्दी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि समय का अभाव है, पर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोई प्रश्न है तो प्लीज आप रोक के पूछ सकते हैं। राइट सर। तो हम आज क्लीनर्स पे बात कर रहे हैं, तो क्लीनर्स पे वापस आ रहे हैं। हम घरों में अलग अलग तरह के क्लीनर्स यूज करते हैं। कुछ क्लीनर्स हैं जो हम घर के लिए यूज करते हैं, और कुछ क्लीनर्स हैं जो हम अपने स्वयं के लिए यूज करते हैं। और ये सारी फोटोग्राफ्स, आप अलग अलग ब्रांड्स हैं, मैं ब्रांड पे नहीं जाऊंगी, कोई नाम नहीं लेना, पर ये क्लीनर्स मैं भी बहुत यूज करती थी। और हम जब मैं बाजार जाती थी तो आज कोई स्कीम लगी है, एक के साथ एक फ्री, या एक 2 किलो के साथ 1 किलो फ्री, इस तरह की बहुत चीजें मिलती थी। हम सब ने इनको भर भर के खरीदा है, और हमें लगता है कि हाँ, हम ज्यादा यूज करेंगे तो हम ज्यादा स्वच्छ होंगे, हमारे घर ज्यादा चमकेंगे। ये मानसिकता मेरे में भी थी। मैं, और अभी भी शायद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, कि मुझे लगता है कि ज्यादा यूज करने से हम ज्यादा सफाई हो रही है, और ये क्लीनर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये मानसिकता में मेरे धीरे धीरे बदलाव आया है। और एडवर्टिजमेंट्स में हम देखते ही हैं कि जब तक हर चीज साफ और चमक नहीं रही हो, ब्राइट नहीं हो, तब तक हम उसको स्वच्छ नहीं मानते हैं। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये जो एडवर्टिजमेंट्स हैं और ये जो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके पीछे एक दूसरा चेहरा भी है जो इतना साफ नहीं है, वो एक्चुअली टॉक्सिक है, विषैला चेहरा है। सर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो ये सारे अगर आप लोगों को ये स्लाइड दिख रही है, तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे क्लीनर्स में, और दोनों घर के भी और हमारे पर्सनल केयर के भी, ये जो क्लीनर्स हैं उनमें पाए जाते हैं। पैराबेन्स हैं, सोडियम लॉरल सल्फेट है, ये है जो बहुत झाग देता है, क्योंकि हम झाग के बिना, हमको लगता है जब तक हम शैम्पू करें, मेरे को भी लगता है जब तक शैम्पू करें और झाग नहीं हो तो बाल नहीं साफ होते, और हाथ धोना और ये सब हम सबके साथ हो गया, क्योंकि हमको एडवर्टिजमेंट्स में ऐसा हमारा ब्रेन वॉश कर दिया कि जब तक झाग नहीं हो हमारे लिए वो सफाई नहीं हुई है। क्लोरीन है, क्योंकि हमें हर चीज एकदम मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद होनी चाहिए। अमोनिया है, ट्राइक्लोरोसैन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनर्स हैं। और पर्क है जो ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है। अच्छा, और ऑप्टिकल ब्राइटनर्स हैं, ये हमको ये ऑप्टिकल ब्राइटनर सफाई नहीं करते हैं, ये मुझे भी जान के बहुत आश्चर्य हुआ, पर ये सिर्फ एक कोई ब्लू जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि वो चीज सफेद दिखाई देती है, जो कपड़े होते हैं वो सफेद दिखाई देते हैं। और ये ऑप्टिकल ब्राइटनर कपड़े में रह जाते हैं, ये वॉश आउट नहीं करते हैं। अच्छा, और फ्रेग्रेंस होता है, खुशबू होती है, बहुत सारे हमारे फिनाइल है कपड़ों में, और ये जो फ्रेग्रेंस लिखा रहता है, ये जो है, ये टर्म जो है, ये अपने अंदर बहुत सारे केमिकल्स को
छुपा के रखता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फ्रेग्रेंस लिख देते हैं और उसके उसके पीछे उसके पर्दे में वो बहुत सारे जो केमिकल्स को उसके डिस्गाइज करके ये डालते हैं। तो ये सारे केमिकल्स जो हैं ये ही हैं जो यमुना की हमने शुरू में फोटोग्राफ देखी थी, ये जाके हमारे यमुना में जा रहे हैं, ये हमारे ओशंस में जा रहे हैं और ये अल्टीमेटली हमें वापस मिल रहे हैं। तो क्या ये जो सफाई कर रहे हैं क्या हमें क्लीन कर रहे हैं या हमारे को और पोल्यूट कर रहे हैं? तो ये जो हमारे केमिकल क्लीनर्स हैं ये हम खाना भी खाते हैं पर ये सारे केमिकल क्लीनर्स हम किसी ना किसी तरह से हमारे शरीर में भी हो जाते हैं। जब हम कपड़े धोते हैं तो कुछ अगर रेसिड्यू रह गया तो हमारे शायद कांटेक्ट में चले जाते हैं। जब हम बर्तन हमारे धुलते हैं और अगर उसमें साबुन रह गया तो खाने के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं। जो परफ्यूम्स हैं, जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं, ये हम इनहेल भी कर लेते हैं। तो ये हमारे किसी ना किसी तरीके से हमारे शरीर में जा रहे हैं और सोचिए कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर ये कितना असर कर रहे हैं और इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स बहुत सारे हैं। सिंपल हेल्थ इम्पैक्ट है वो सबसे पहले शुरू होता है एलर्जी से। कई लोगों के हाथों में और उसमें एलर्जी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद ये आगे आगे चल के भगवान न करे पर और भी ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और दूसरी चीज जो मुझे इसकी बहुत खराब लगी, ये जितने केमिकल क्लीनर्स होते हैं ये जानवरों पे टेस्ट करे जाते हैं। तो ये एनिमल क्रूअल्टी को भी बढ़ावा देते हैं कि हमारे कि क्या वो सेफ है या नहीं। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन, तो इस पे ये स्टडी हुई थी कि जो हम बर्तन धोने का साबुन होते हैं उसका रेसिड्यू रह जाता है तो वो कैसे हमारे को अलग अलग हेल्थ के इश्यूज देता है। तो ये हम प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे, आप लोग और इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए तो आज का मुख्य यही वजह है, इसके कारण मैंने केमिकल क्लीनर्स से मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो गई थी, एलर्जीज हो गई थी स्किन पे, इसके लिए मैंने धीरे धीरे केमिकल क्लीनर्स को, खैर अपना खाना पीना भी चेंज किया पर मैंने केमिकल क्लीनर्स को भी अपने घर से धीरे धीरे हटाना शुरू किया है। और इसके लिए ये सारी वजह हैं एनिमल क्रुएल्टी, क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ मैं, तो मेरे को लगता है कि जब हम एनिमल्स को लव करते हैं तो हम कोई भी चीज जो एनिमल क्रुएल्टी को के लिए है तो उसके हमें धीरे धीरे उससे हट जाना चाहिए। और मैंने यमुना नदी पे मैं पहले जहाँ काम करती हमने यमुना नदी पे बहुत काम किया है। तो यमुना नदी की जो हालत जो डिटोरेशन हो रही है उसको देख के भी मैंने केमिकल क्लीनर्स अपने घर में लाने बहुत मिनिमम कर दिए हैं। नेक्स्ट, तो इस जर्नी में मुझे और अच्छा, आप लोग सब कुछ ना कुछ अगर आप सोचें तो हम लोग सब कुछ ना कुछ नेचुरल तरीके क्लीनर्स यूज कर रहे थे। हर गांव में, हर घर में, चाहे मेरे को याद है मेरे बचपन में ये राख आती थी बर्तन धुलने के लिए, हम मुल्तानी मिट्टी, मतलब ऐसे बहुत, मैं कोई जो आपको बता रही हूँ कोई बहुत एकदम नई चीज नहीं है। हम लोग सब, अगर हम नेक्स्ट सेशन में भी आप अपन सब शेयर कर सकते हैं कि हम क्या क्या क्लीनर्स यूज कर रहे थे या क्या क्या चीजें यूज कर रहे थे अपने शरीर के लिए, अपने घर के लिए, जो हम वापस यूज कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे तरह तरह के, आज से शायद कुछ साल पहले हम ऐसे क्लीनर्स नहीं यूज कर रहे थे, पर क्योंकि आजकल मार्केटिंग और इतना सारा हो गया है। तो सर एक सेकेंड वाला, पहले वाली स्लाइड, इसके पहले, तो ये बायो एंजाइम्स एक चीज है जो मैंने अभी पिछले कुछ सालों में डिस्कवर करी है और उसके बारे में मैं शेयर करना चाहती हूँ। और ये सबसे पहले शुरू करी थी डॉक्टर जी, अश्वनी जी लिख रहे हैं राख मुल्तानी मिट्टी, एकदम सही सर। तो डॉक्टर रुसु कौन है, ये थाईलैंड में रहती हैं, ये एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर हैं और बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी हैं। ये उनकी पुरानी फोटो है। और थाईलैंड में भी एक दिक्कत थी कि वहां पे बहुत वेस्ट के कचड़ों का ढेर था, और जैसे हमारे शहरों में भी या गाँव में कचड़ों के ढेर बन जाते हैं और हमें पता नहीं इसको कैसे डिस्पोज करें, तो वहां पे भी था। और उन्होंने उसका सदुपयोग करने के लिए उस कचरे के ढेर से उसको फर्मेंट किया और उसके ऑर्गेनिक क्लीनर्स बनाए। तो आप लोग सब इनके बारे में देखिएगा। और उसको नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। तो उससे उन्होंने जो चीज बनाई वो आज की तारीख में हम उसको बायो एंजाइम्स बोलते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो बायो एंजाइम क्या है? बायो एंजाइम्स अगर हम सिंपल बोले तो ये बायो एंजाइम्स
कुछ नहीं है, विनेगर है, और ये नेचुरल विनेगर्स हैं। जो हमें बाजार में कई विनेगर्स मिलते हैं एसिटिक एसिड, जो हम चाइनीज खाने में भी डालते हैं, और अलग अलग चीजें, सिरका जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो जनरली केमिकल विनेगर्स होते हैं। आजकल नेचुरल विनेगर्स भी मिलते हैं, एप्पल साइडर विनेगर, और तो ये जो बायो एंजाइम है ये नेचुरल विनेगर है, और डॉक्टर रूसुकॉन ने पाया कि ये विनेगर बहुत प्रभावी क्लीनर्स हैं, बहुत अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। और अगर आपके पास और कुछ नहीं है, तो अगर आपके घर में जो ये जो विनेगर्स हैं जो हम डालते हैं, उससे भी हम आप देखेंगे कि वो भी बहुत अच्छी क्लीनिंग करते हैं। तो ये जो पर हाँ, वो महंगे पड़ते हैं क्योंकि हमको बाजार से खरीदने पड़ते हैं। तो ये जो हम बायो एंजाइम्स हैं ये हम अपने घर पे बना सकते हैं, और ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। हम इसको फर्मेंट करके बना सकते हैं। इसके लिए हमें छिलके चाहिए, या फूल चाहिए, या पत्ते चाहिए, और इनके अलग अलग नाम है, जो गार्बेज एंजाइम, फ्रूट एंजाइम, जो भी आप अलग अलग, पहले गार्बेज एंजाइम नाम था, पर वो नाम इतना बोलने में अच्छा नहीं था, तो आजकल उसको बायो एंजाइम बोलते हैं, पर ये सारे नाम जो है वो उसी के लिए हैं। नेक्स्ट सर। तो हम क्यों बायो एंजाइम्स यूज करें? इसके कुछ चीजें हैं कि एक तो ये नेचुरल है, इनके इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये हम घर में बना सकते हैं। दूसरा, ये हम कचरे से बना सकते हैं। जो चीज हम फेंक देते हैं, जो आज अभी सर ने भी पूछा था कि जो चीजें हम फेंक देते हैं, हम उससे बना सकते हैं। दूसरा, जब हम इसको यूज करते हैं, तो अगर हम बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं, तो वैसे नॉर्मल जो साबुन है उसको यूज करने के लिए हमें खूब सारा पानी चाहिए, पर अगर हम बायोएंजाइम्स के लिए यूज करेंगे तो इसको साफ करने के लिए हमें बहुत कम पानी चाहिए। अगर हम जैसे इसको पोंछे में यूज करेंगे, उस पोंछे के अगर फिनाइल यूज करते हैं तो हमको फेंकना पड़ता है, पर अगर हम पोंछे में डाल के यूज करेंगे तो हम उसको वापस अपने पौधों में भी दे सकते हैं, तो वो एकदम टॉक्सिक नहीं होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं कि ये हमारे स्किन के लिए एकदम कोई नुकसान नहीं करते, इनफैक्ट फायदा करते हैं हमारे पौधों के लिए, हमारे जीव जंतु, इन किसी के लिए चीज के लिए भी नहीं कर सकते हैं। हम इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं। आप जो भी टीचर्स हैं, प्लीज अपने स्कूल में स्टार्ट करिए, स्कूल के बच्चे बना रहे हैं इसको। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगी कि 1 लीटर बायो एंजाइम करीब 1000 लीटर पानी को साफ करता है, तो ये इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो अगर हम लोग सब बायो एंजाइम बनाने लगे और उसको यूज करने लगे, अपने ड्रेन्स में डालें, और वो ड्रेन जाके नदियों में मिलेंगे, तो वो जाके हमारी ड्रेन्स को भी साफ करेंगे और हमारी नदियों को भी साफ करेंगे। तो ये इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कि 1 लीटर बायो एंजाइम 1000 लीटर पानी, गंदे पानी को स्वच्छ करने को की शक्ति रखता है। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमें इसके लिए चाहिए, हमें 4 चीजें चाहिए। हमें एक कंटेनर चाहिए जिसमें हम बायो एंजाइम बनाएंगे, हमें वेस्ट चाहिए है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, हमें थोड़ा सा गुड़ चाहिए, और हमें थोड़ा सा पानी चाहिए। तो ये बस आपको ये 3-4 चीजें चाहिए जिससे आपका बायो एंजाइम बनाना शुरुआत हो जाएगा। और बायो एंजाइम्स हम कहाँ यूज कर सकते हैं? हम इसके इतने वर्सेटाइल है, इतना मल्टीपर्पस है कि हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने घर में पिछले 4-5 साल से मैंने फिनाइल खरीदना एकदम बंद कर दिया है। हार्पिक जो पड़ा हुआ है वो ही पड़ा हुआ है, नहीं तो वो हार्पिक भी नहीं खरीद रहे। कपड़े, बर्तन धोने के लिए, गाड़ी साफ करने के लिए, नहाने के लिए थोड़ा बहुत मैंने पूरा नहीं रिप्लेस किया, बट हाँ, मेरा नहाने के लिए, शैम्पू के लिए, पौधों के लिए, पौधों को न्यूट्रिशन देने के लिए, पौधों के ऊपर जो पेस्ट लग जाते हैं उनको हैंडल करने के लिए, इंडस्ट्रियल यूज है, और इन्वायरमेंटल यूज है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो भी वाटर बॉडीज हैं उनको वापस पुनर्जीवित करने के लिए। सो नेक्स्ट, तो हम अब आते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक प्लास्टिक कंटेनर चाहिए। तो प्लास्टिक कंटेनर्स आपके पास अलग अलग तरीके होंगे। आपको ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? स्क्रीन दिख रहा है? मेरी वीडियो दिख रही है? हाँ, दिख रही है। हाँ सर, तो मैं आप सबको थोड़े कंटेनर्स बताना चाहूंगी कि कैसे होते हैं। ये वाला कंटेनर मैं यूज करती हूँ। ये बिस्लरी का 5 लीटर का कंटेनर है, और ऐसे और भी कंटेनर्स आते हैं। तो ये
अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई कंटेनर मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हम जनरली फेंक देते हैं। और अगर नहीं मिले तो आप इस तरह का कंटेनर ले सकते हैं। इसका जो मुंह है, माउथ है, ये थोड़ा चौड़ा है, तो ये वाले कंटेनर्स और अच्छे होते हैं। पर आपको ये ध्यान, दूसरे तरह के जो कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कुछ भी खरीदे नहीं, ये सारी चीजें आपको वेस्ट में मिल जाएंगी, जो आपके घरों में ही मिल जाएंगी या आसपास मिल जाएंगी। और ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, तो अगर आपके पास चौड़े मुंह के कंटेनर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिले तो आप लोग इस तरह की बॉटल्स लीजिए। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह के शुरू में इस तरह के इस तरह की चौड़े मुंह के कंटेनर्स ले, राइट? ऐसे मिल जाएंगे सबके? अगर मिल जाएंगे तो प्लीज अपना बता दीजिए, राइट? Yes, ma'am. हाँ, ओके। तो एक तो ये होने चाहिए, तो दूसरा ये प्लास्टिक कंटेनर्स होने चाहिए, और ये जो होते हैं ये एयर टाइट होने चाहिए। तो एयर टाइट के लिए आपको क्या करना है, मैं ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ। एक बॉटल लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी लेना है और उसको ऐसे उल्टा कर देना है और उसको ऐसे शेक करना है। अगर आपने उल्टा कर दिया टाइट बंद करके और कहीं से पानी नहीं गिरा, तो इसका मतलब है कि ये जो कंटेनर है ये एयर टाइट है, ठीक है? और जो भी आपको कंटेनर लेना है उसका जो ढक्कन है वो ऐसे बंद होने वाला होना चाहिए, रोटेट करके। ऐसे दबाने वाले जो ढक्कन होते हैं वो मत लीजिएगा, राइट? और दूसरा अंदर से साफ होने चाहिए, कोई तेल का हो या वैसा हो, वैसा वाला कंटेनर मत लीजिएगा। और ग्लास और मेटल के कंटेनर्स आपको अभी नहीं लेने हैं, क्योंकि गुंजन, दो लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, एक बार देख लो। अच्छा, सॉरी, मुझे दिख नहीं रहा है। सर, अगर कोई हाथ खड़े करें तो प्लीज उनसे पूछ लीजिए क्या प्रश्न है। अनीता ने खड़ा किया है, अनीता जी ने। अनीता जी, और गलती से ने... हो गया था, गलती ओके। से हो गया था। हाँ, तो मुझे लगता है एक बार पूरा कर लेते हैं प्रेजेंटेशन, उसके बाद बात करते हैं। जी गुंजन। ओके, तो ये कंटेनर्स हो गए। तो ऐसे सब कंटेनर्स आप लोगों के सबके घरों में आई एम श्योर मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो आप थोड़े से रिसोर्सफुल होइए। मेरे नेबर्स का एक दफे कोई मेहमान थे तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे बॉटल्स यूज करी थी, तो मैंने उनसे बोरो कर ली। तो प्लीज किसी से बोरो करने में हेसिटेट मत करिए, गो अहेड एंड बोरो। और मतलब रिक्वेस्ट, बिकॉज ये सब लोग फेंकते हैं और वो बहुत खुशी खुशी दे देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सर। दूसरा हमें चाहिए गुड़। गुड़ हमें क्यों चाहिए? एनी गेसेस, गुड़ हमें क्यों चाहिए? फर्मेंटेशन के लिए अच्छा रहता है मैम। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जी, It will be the food for the एब्सोल्युटली। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हम इसके अंदर माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बढ़ावा देते हैं, तो गुड़ मीठा होता है और उस माइक्रोब्स के लिए ये फूड होते हैं। तो हम कोई सी भी जैगरी मतलब गुड़, हम कोई सी भी जैगरी यूज कर सकते हैं। आपके पास और मेरे पास, मैं वो वाली जैगरी यूज होती हूँ जो मेरी पिछले साल की जैगरी है, वो खराब हो गई है, उस पर व्हाइट फंगस लग गई है। उस जैगरी को भी आप यूज कर सकते हो, बस आपको ऊपर से जो फंगस है हटा देनी है, धो देनी है, और आप उस जैगरी को यूज करिए। आप नई जैगरी मत खरीदिए, जो भी आपके पास पुरानी जैगरी पड़ी है प्लीज उसको यूज करें। व्हाइट शुगर को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि व्हाइट शुगर में केमिकल्स होते हैं। उसके अलावा आप कोई भी जो जैगरी या गुड़ जो हम सबके घरों में आसानी से होती है, तो हम वो यूज कर सकते हैं। तो हम किस किस तरह के बायो एंजाइम्स बना सकते हैं? हम इसके पहले मैं आपको एक ये बोलना चाहूंगी, हम जब भी किसी चीज का बायो एंजाइम बनाते हैं, बायो एंजाइम में उस चीज की प्रॉपर्टी 500 से 1000 गुना अच्छी हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जैसे अगर हमने नींबू के बायो एंजाइम बनाए, तो नींबू आप लोगों को सबको पता है कि वो क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो नींबू का बायो एंजाइम बहुत अच्छा क्लीनिंग करेगा। दूसरा उदाहरण है कि अगर हमने गुलाब की पत्तों का बायो एंजाइम बनाया, तो गुलाब की पत्तियों का बायो एंजाइम, गुलाब का जो जल है, गुलाब जल जो हम अपने फेस पे लगाते हैं, खाने में भी यूज करते हैं, पर गुलाब जल हम फेस पे लगाते हैं, वो हमारे स्किन को
कूलिंग करता है, ठंडक देता है। तो गुलाब जो रोज के पेटल्स का जो बायो एंजाइम है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कूलिंग होता है, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है रोज का बायो एंजाइम। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो किस किस तरह का हम किन किन चीजों का बना सकते हैं? हम बहुत सारी चीजों का बायो एंजाइम बना सकते हैं, पर मैं शुरुआत में आपको ये वाले सजेशंस दूंगी, फिर हम आगे चल के और बनाएंगे। सबसे पहले सिट्रस का मैं आप सबको बोलूंगी, हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो हम सिट्रस का बनाएंगे। सिट्रस का बायो एंजाइम बहुत अच्छा होता है। सिट्रस में नींबू आ गया, संतरा आ गया, मौसम्बी आ गया, कीनू, माल्टा, या और कोई भी पाइनएप्पल, या और कोई भी जो आपके वहां पे अगर कोई लोकली अवेलेबल है citrus के फ्रूट्स, तो आप उनके छिलके, हमको नींबू आपने यूज किया तो उसका छिलका चाहिए, नींबू अंदर का वो नहीं चाहिए। तो ये इन सब का बायो एंजाइम बहुत अच्छा क्लीनर होता है। ये आपका फिनाइल, हार्पिक, सबको आपके घर में मल्टीपर्पज क्लीनर होता है। तो हम आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि ये हम अगले सेशन में बनाएंगे। पपीते के छिलकों का बायो एंजाइम ये भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। जैसे पपीता का छिलका, पपीता जो आप लोगों को पता होगा, ये स्किन के लिए अच्छा होता है। मैंगो का छिलका भी अच्छा होता है, उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, पर मैंगो अभी सीजन में नहीं है। आंवला की प्रॉपर्टी है कि वो बालों के लिए अच्छा होता है, तो मैंने आंवले का बायो एंजाइम बनाए, अपने बालों के लिए यूज करती हूँ। हल्दी का, कच्ची हल्दी का जो बायो एंजाइम है, अब कच्ची हल्दी का मौसम आ गया है, तो उसका बायो एंजाइम स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कच्ची हल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, उसका बायो एंजाइम भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा, जैसे सर ने कहा था कि मैं इसके लिए सेशन कर रही हूँ क्योंकि अभी आप दिवाली में या जो भी पूजा होंगी उसमें हम लोग सब अलग अलग तरह के पुष्प का यूज करेंगे। तो हम स्पेशली रोज और मैरीगोल्ड काफी यूज होता है, आपके यहाँ पे जो भी होता है, तो ये तो इसका बायो एंजाइम बना सकते हैं। और ये जो आप दिख रहा है रेड कलर का फूल नीचे कॉर्नर पे, ये हिबिस्कस बोलते हैं। तो ये वाला भी अगर इसका फूल आपके यहाँ लग रहा है जो अभी मौसम है, तो इसका बायो एंजाइम सिर्फ ये वाले का, रेड वाले का, देसी जो होता है, जो हाइब्रिड होता है उसका नहीं हम बनाते हैं। जो रेड फूल होता है हिबिस्कस और उसके जो पत्ते होते हैं, इसका बायो एंजाइम बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। और दूसरा, बाकी जो ये जो मोगरा या इस तरह के जो फ्रेग्रेंट फ्लावर्स है, उनका भी आप बायो एंजाइम बना सकते हैं। पलाश का फूल है, उसका भी बायो एंजाइम बना सकते हैं। लीव्स, पत्तों में हम अलग अलग पत्तों का बना सकते हैं। हम आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगली बार हम नीम का बायो एंजाइम भी बनाएंगे। हाँ जी राज सर, हम एप्पल और बनाना का भी हम बना सकते हैं। नीम का जो बायो एंजाइम है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे आप सबको पता है कि नीम हम पौधों में और इसमें यूज करते हैं, तो नीम का बायो एंजाइम हम पौधों के लिए यूज कर सकते हैं, हम स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, डैंड्रफ हटाने के लिए यूज कर सकते हैं। एलोवेरा का बायो एंजाइम भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, पौधों के लिए अच्छा होता है। लेमन ग्रास मॉस्किटो रेपेलेंट होता है। मोरिंगा या ड्रमस्टिक जिसको कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा बायो एंजाइम होता है पौधों के लिए। लेमन और तुलसी का बायो एंजाइम। तो इन सारी चीजों का बायो एंजाइम बन सकता है। किन चीजों का हमें बायो एंजाइम नहीं बनाना चाहिए, जो हम अवॉइड करना चाहिए, ये मैं वैसे बहुत सारी चीजों का बायो एंजाइम बना सकते हैं, पर ये क्लीनिंग के पर्पज से, क्योंकि आज हम नेचुरल क्लीनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्लीनिंग के पर्पज में इन चीजों को हम अवॉइड करेंगे। हम बीटरूट को अवॉइड करेंगे, या कोई भी कलर्ड वेजिटेबल को अवॉइड करेंगे, जैसे बीटरूट है, क्योंकि अगर उसका बनाएंगे तो वो रंग डार्क कलर का या लाल या जो भी मजेंटा बनेगा, फिर अगर हम उससे पोंछा लगाएंगे तो हमारे फर्श खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए कलर्ड वेजिटेबल्स नहीं डालेंगे। और क्योंकि हम क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो कुछ वेजिटेबल्स जिनमें बदबू, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, हम उनको भी अवॉइड करेंगे। जैसे प्याज है, लहसुन है, कॉलीफ्लावर, मतलब फूल गोभी, बंद गोभी, मूली, इनके क्योंकि इसमें एक पेक्यूलियर स्मेल होती है, तो इसके बायो एंजाइम का अगर आप पोंछा लगाएंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। कुछ चीजें होती हैं जो स्टिकी होती हैं, मतलब चिप चिप होती हैं, जैसे बनाना का पील है, जो अभी किसी ने पूछा, लेडी फिंगर, मतलब भिंडी, अनार, इनके जो छिलके होते हैं, ये भी जब इनका बायो एंजाइम बनते हैं ये स्टिकी होते हैं। तो बनाना का हम पील का बायो एंजाइम बना सकते हैं, पर उसको हम क्लीनिंग के लिए नहीं यूज करेंगे। उसका बायो एंजाइम हम अपने फसलों, अपने खेती के लिए यूज कर सकते हैं, अपने पौधों के लिए यूज कर सकते हैं।
और अनार का भी बायोएंजाइम पौधों के लिए यूज कर सकते हैं, पर क्लीनिंग में उसको नहीं यूज करते। एक तो इसमें से रंग निकलेगा और वो बहुत स्टिकी होगा, तो वो आपको नहीं यूज करना है। दूसरी चीज है कि हमें फ्रेश पील्स को यूज करना है, हमें सूखे हुए पील्स को नहीं यूज करना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो मैं करती हूँ कि ऑब्वियसली मेरे पास इतने सारे नींबू नहीं होते एक साथ, या संतरे, अभी संतरे का मौसम शुरू हो गया है, तो मैं जो नींबू और संतरे के छिलके होते हैं, जब वो मैंने अंदर का फ्रूट कंज्यूम कर लिया, तो मैं उनके छिलकों को एक प्लास्टिक की थैली में डाल के फ्रीजर में रख देती हूँ। और रोज मैं जितना भी छिलके बचते हैं तो मैं उनको फ्रीजर में रख देती हूँ। तो वो हफ्ता में, और हफ्ते से ज्यादा नहीं रखना, नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो एक हफ्ते बाद जब वो, मुझे लगता है हाँ वो एक अच्छी क्वांटिटी हो गई है, तो फिर मैं उनका बायोएंजाइम बनाती हूँ। तो आप लोग भी आज से ही आपके जितने भी छिलके हैं, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स के, उनको लेके आप फ्रीजर में रख लें, और फिर जिस दिन हम बायोएंजाइम बनाएंगे प्लास्टिक के एक बैग में रख के फ्रीजर में रख लें, तो वो खराब नहीं होंगे। पर अगर कोई छिलका ऑलरेडी काला पड़ गया है तो उसको आप डिस्कार्ड कर दें, उसको फेंक दें। अगर कोई सड़ा हुआ छिलका है तो उसको जनरली अवॉइड करें। अगर बहुत सारे छिलके हैं, उसमें एक दो छिलके खराब है तो कोई बात नहीं, तो अदरवाइज आपको ऐसे छिलके यूज नहीं कर रहे हैं। और स्पेशली और ये जो सब्जी के सब बची हुई सब्जी, कुक्ड सब्जी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ रॉ सब्जी चाहिए, रॉ सब्जी या रॉ फल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबका? तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए। तो अगर कोई प्रश्न है तो हम ले लेते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, बस समय भी। हेलो मैम। जी दीप्ति जी। मैम क्या हम डायरेक्ट मतलब नींबू यूज कर सकते हैं, पूरा नींबू, होल नींबू? हाँ कर सकते हैं, पर अगर छिलके ले लें तो बेटर है। आप पूरा नींबू तो आप अपने खाने में यूज करें, और बाकी का जो छिलका बच जाए उसको ऐसे करें। जैसे मैम हमारे ऑफ सीजन लगते हैं ना सर्दियों में, हाँ, तो बहुत सारे नींबू मतलब हो जाते हैं, वो कंज्यूम भी नहीं हो पाते। तो हमारे को भेज दीजिए। हमें भी ओके मैम। हम आपको छिलके भेज देंगे। श्योर मैम। हाँ, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं, पर छिलकों में ज्यादा शक्ति होती है, तो इसके लिए अगर आप छिलके यूज, क्योंकि फिर उनका जो वेट होगा ना, वो थोड़ा सा वेट का मेजरमेंट थोड़ा सा 19-20 हो जाएगा, पर आप यूज कर सकते हैं। और नहीं तो आप उसका छिलकों का रस निकाल लीजिए, उसका जो भी शरबत या जो बनाना है वो बना के आप छिलके यूज करें, तो वो बेटर है। अनीता जी भी कुछ पूछ रही थी। जी अनीता जी। यस मैम, एक्चुअली जो फ्लावर्स का बोला ना आपने, जैसे फ्लावर्स हम मान लो जैसे हमने दिवाली में फ्लावर्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स यूज किए हैं, जैसे गेंदे के फूल, या फिर तो हम 2-3 फ्लावर्स को इकट्ठे करके भी बना सकते हैं क्या बायोएंजाइम? हाँ हाँ हाँ, बना सकते हैं, पर शुरू में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग पहले इंडिविजुअल बायोएंजाइम बनाएं एक एक चीज का, फिर आप उनको मिक्स करके यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर रोज और मेरीगोल्ड को मिक्स किया तो रोज की बहुत अच्छी महक होती है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, और मेरीगोल्ड की फ्रेग्रेंस एकदम अच्छी नहीं होती। पर अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो आपको फ्रेग्रेंस नहीं अच्छी लगेगी, तो रोज का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। इसलिए अगर आप, अच्छा, और दूसरी बात मैं बोलना भूल गई, जो आप रोज यूज करेंगे तो वो देसी गुलाब चाहिए। जो ये बुके में आते हैं ना, फ्लोरिस्ट के पास बिकते हैं, वो वाले गुलाब नहीं काम के। जो देसी गुलाब होते हैं, जो मंदिरों में, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, वो ही उसका बायोएंजाइम बनता है। ठीक है, और मेरीगोल्ड और ये भी अगर आपके पास, और आप लोगों के पास अगर आपके घर में बगीचे में खुद के उग रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बाजार में होते हैं उनमें तो बहुत ज्यादा स्प्रे होता है, केमिकल्स बहुत स्प्रेड होता है। अगर आपके पास घर में लग रहे हैं फूल और ये, तो आप प्लीज उनको यूज करें, और शुरू में आप अलग अलग बनाएं तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, मिक्स करके बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम किसकी क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरीगोल्ड को आप स्किन पे लगा सकते हैं पर आपको मजा नहीं आएगा, पर रोज को आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये है, तो बस हम अगली बार बायोएंजाइम बनाएंगे, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए आप
मैं बस ये ऐड करना चाह रही थी कि इतनी बढ़िया खुशबू आती है। जिन लोगों ने अभी नहीं महसूस किया है, आप जिस चीज का बना रहे हैं उस चीज की अगर शुरुआती खुशबू है तो बायोएंजाइम में इतनी बढ़िया हो जाती है, जैसे गुलाब की, या मुझे सबसे ज्यादा पर्सनली तो संतरे का और नींबू का पसंद है। इतनी बढ़िया खुशबू आती है। गुंजन ने मुझे गिफ्ट कर रखा है और मैं खाली उसको सर सूंघने के लिए सूंघ लेती हूँ। मतलब इस्तेमाल तो बाद में करना, पहले सूंघ लेती हूँ। एग्जैक्टली और ये जो संतरे और नींबू हैं ये हमने खरीदे हुए हैं। और यहाँ पे दिल्ली में सारे संतरों का तो पता नहीं, पर नींबू सब कार्बाइड में डिप होके आते हैं। पर जैसे आप कह रहे थे कि आपके घर में नींबू लगे हुए हैं, तो उनकी महक तो और भी अच्छी आएगी। तो प्लीज जरूर बनाइए और हम छिलके लेने आ जाएंगे आपके पास। बट हाँ, ये मैं अभी बात वेजिटेबल स्पीड, तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक तो कंटेनर चाहिए, जैसे आपको मैंने कहा, एक भी नहीं, आप 2-3 कंटेनर्स लेके आइएगा। ये चेक कर लीजिएगा एयर टाइट है, अंदर से साफ है, ये सब है। दूसरा, हमें सिट्रस पील्स चाहिए, जिसमें वापस मैं बोलूंगी अभी संतरे का मौसम है, संतरे के छिलके, नींबू के छिलके, मौसम्बी के छिलकों में इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है, पर संतरा, नींबू, माल्टा, इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अगर आपके यहाँ कोई सीजनल सिट्रस फल है तो आप उसके छिलके ले आइए। तो ये रेशो में लाना है। अगर आप लोग रेशो में, अगर आपके पास तोलने की वेइंग मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप किसी दुकान से तोल के एक दफे आ जाइए। 300 ग्राम या 600 ग्राम अगर ला सके तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर हम उसको वॉल्यूम से रेशियो निकाल लेंगे। हमें करीब गुड़ चाहिए 200 ग्राम के करीब। और क्योंकि दिवाली आ रही है, आप लोग सब पुष्प को अर्पित करेंगे मोस्टली, आई होप। तो देसी गुलाब अगर आप अर्पित करें तो उनको फिर आप उनका जो ग्रीन पोर्शन है उनको निकाल के फ्रिज में रख दीजिए वापस। फ्रीजर में मत रखिएगा, सिर्फ फ्रिज में रख दीजिए, तो वो खराब नहीं होंगे जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। और हमारे को नीम के पत्ते चाहिए। नीम के पत्ते हमें वैसे चाहिए, मतलब आप उनको टहनी से तोड़ के, मतलब ट्विग से निकाल के सिर्फ पत्ते पत्ते रख लीजिएगा। और हमको पीने का पानी चाहिए, पीने का स्वच्छ पानी चाहिए। तो ये बिस्लरी बॉटल होती है ना, तो 1 लीटर का नाप ये हो जाता है। तो अगर आप ऐसी 2 या 3 बॉटल्स भर के रख लेंगे तो आपको पता चलेगा ये 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है। और वेइंग मशीन चाहिए, एक छोटा सा कटोरी या कप रखिएगा, जिससे अगर वेइंग मशीन नहीं है तो हम उसमें नाप के भर सकते हैं। और अगर आपके पास, किसी के पास, मैंने लिखना भूल गई, अगर स्टार्टर है, अगर सर ने स्टार्टर दिया है, मतलब या कोई और पुराना किसी आपके आसपास कोई बायोएंजाइम बना रहा है तो थोड़ा सा बायोएंजाइम ला सकते हैं। तो जैसे हम दही डालते हैं ना जावन के लिए, तो वैसे ही हम इसमें भी हम पहले का बायोएंजाइम डालते हैं, तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है। और अगर स्टार्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग छाछ जो होता है ना, बटर मिल्क जिसको कहते हैं, थोड़ा सा वो रखिएगा। बस ये चीजें चाहिए और हम अपना इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हाँ सर, अब कोई क्वेश्चंस है तो मेरे को हाथ दिख रहे हैं पर वो गायब हो जाते हैं मेरे फोन पे। मैं बड़ा कर देता हूँ, दिखेंगे। अब सवाल ले लेते हैं, आई थिंक ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे फोन पे ना स्क्रीन बहुत छोटी, तो दिखाई नहीं दे रहा। तो एक तो अश्वनी जी पूछ रहे हैं स्टार्टर का क्या मतलब है, थोड़ा बता दीजिए, फिर हिंदी लक्की ऐसे बात करते हैं जी। हाँ सर, स्टार्टर का मतलब मैंने जैसे कहा, हम दूध के अंदर 1 चम्मच दही डालते हैं, जिसको हम हमारे यहाँ जावन कहते हैं, और शायद आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जावन कहते हैं ना सर? जामन यही बोलते हैं सब, जो जामन लगाते हैं दूध में दही जमाने के लिए। तो वो क्या होता है कि उसके जो 1 चम्मच हाँ, जो 1 चम्मच हम दही डालते हैं, उसमें दही के जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं, और जब हम दूध में डालते हैं तो वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और वो दूध के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो पूरा दूध दही बन जाता है जी। तो अगर हम दूध को ऐसे ही रख देंगे तो भी दही जम जाएगा, पर वो गंदे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 1 चम्मच अच्छे बैक्टीरिया दूध में इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इससे वो पूरा दही जम जाता है। तो वैसे ही हमें जावन है स्टार्टर का मतलब जावन होता है, जो कि मतलब जो हमारा पहले का बना हुआ बायोएंजाइम होता है, उसको थोड़ा क्वांटिटी चाहिए। तो सुधीर सर ने, जो लोग सहजीवन से जुड़े हुए हैं, उनके पास कुछ लोगों के पास
भिजवाया है, नहीं तो सर से हम आप संपर्क करेंगे, और जो दिल्ली या नोएडा में रह रहे हैं वो हमसे ले सकते हैं, तो उसको कहते हैं स्टार्टर। सर मैंने जी। अश्विनी सर आपको आ गया समझ? हाँ जी। और अगर आपके पास स्टार्टर नहीं है तो कोई बहुत अच्छी तरह से। हाँ, और अगर नहीं है स्टार्टर तो नहीं मैम, छाछ लेके रखिएगा। छाछ। ओके मैम, ओके। सुधीर जी ने बायो एंजाइम दिया हुआ है मैम, उसको कर लेंगे। जी उसी को स्टार्टर मेरा। हाँ सर, और प्रश्न? दीप्ति, फिर लक्की, फिर कल्पना, ऐसे चलते हैं जी। दीप्ति। चलिए लक्की, मैम गलती से हो गया था। ओके। हाँ जी लक्की। नमस्कार मैम। हाँ जी, मेरा मैडम ये है कि जैसे चाइना रोज या हमारा जो गुड़हल हो गया या गेंदा, इनसे भी बन जाएगा, गेंदे के फूल से? इनसे भी बन जाएगा, हाँ सर बनेगा ना। अच्छा बन जाएगा। मतलब इसमें एक चीज है ना, जैसे फ्रेश फूल ही ले हम, या जैसे बासे फूल हो काफी टाइम से गिरे हो, वो भी यूज हो सकते हैं? नहीं सर, फ्रेश फूल। अच्छा फ्रेश फूल ही चाहिए, है ना? हाँ। चाइना रोज का मुझे नहीं मालूम फ्रिज में रखने से खराब होंगे या नहीं होंगे, पर गेंदे के फूल और गुलाब क्योंकि मेरे घर में है नहीं, मैंने सिर्फ 2-4 मेरे पास है कभी। पर अगर आप ट्राई कर सकते दे सकते हैं, या तो आप एक साथ बॉटल में डालिए, और मतलब आपके यहाँ पेड़ है तो, या तो उनको 4-5 को फ्रिज में इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि वो सुबह खिलते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं, उनकी लाइफ ही बहुत छोटी होती है, तो मुझे नहीं पता उनको हम कैसे कर पाएंगे। आप भी देखिए हमको कैसे उनको कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अगली बार बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। और नहीं तो मतलब गुलाब और गेंदे के फूल, वो भी देसी गुलाब और देसी गेंदा, जहाँ तक हो सके। फ्रिज में रखने पड़ेंगे, जैसे आजकल तो सर्दी है, वैसे भी हो जाएगा कि फ्रिज में रखने पड़ेंगे ये? हाँ सर, हम दिवाली के बाद करेंगे ना सेशन। अगर आप अपने आप बनाना चाहते हैं तो आप फिर दिवाली के नेक्स्ट डे लेके उनको पानी और बॉटल डाल के उसमें गुड़ डाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो। थोड़ा ठीक है, अगर किसी के यहाँ फ्रिज में रखने की समस्या है तो आप बॉटल लीजिए और उनको दिवाली के नेक्स्ट डे थोड़े से पेटल्स डाल दीजिए, और मतलब एक कटोरी में तीन कटोरी पेटल्स डाल दीजिए। पेटल्स मतलब वो जो नीचे का हरा पोर्शन है उनको हटा दीजिए, सिर्फ उनके जो पेटल्स हैं वो डाल दीजिए। 1 कटोरी गुड़ डाल दीजिए और 10 कटोरी पानी डाल दीजिए। ओके मैम, थैंक्स। तो ये रेशो में आप दिवाली के अगले दिन स्टार्ट कर सकते हैं, जब आप अपनी पूजा से आप फूल हटाएंगे ना, तो उस दिन कर सकते हैं। ओके मैम, ओके ठीक है। नहीं तो एग्जैक्ट हम लोग जिस दिन जब भी सुधीर सर करेंगे सेशन, तब हम कर सकते हैं। आज तो सोचेंगे टेंटेटिव डेट आज कौन सी करेंगे। हाँ कल्पना और फिर मीना कुछ कह रही है। कल्पना और उसके बाद मीना जी। कल्पना। हेलो सर। हेलो मैम। एक्चुअली हिमाचल में आजकल एक बाल मेला प्रोजेक्ट चला हुआ है ना, तो उसमें मैंने बायो एंजाइम मॉडल को प्रस्तुत किया। क्लस्टर लेवल में तो हम फर्स्ट आ गए, क्योंकि मैंने एलोवेरा का बायो एंजाइम बनाया है और घर में ही है, अभी एक्चुअली घर में बना हुआ था तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। वहाँ पर तो पोजीशन ठीक आ गई, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन किया और जो जजेस थे वो ठीक थे। पर यहाँ पर आज ही बाल मेला हुआ हमारा साइग्लो में, मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात है, तो वहां पर मेरे को लगता है कि जजेस को समझ नहीं आया होगी कि क्या हुआ होगा, वो कंसेप्ट ही नया था, तो वहां पर थोड़ा सा मिस कर गए हम। पर मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिलेक्ट हो जाता तो मैं इस प्रोजेक्ट को और आगे ले जा सकती थी, लेकिन मैं यही पर स्टेबल हो गई, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। आज की बात है ये। तो मतलब मैंने एलोवेरा का बनाया है बायो एंजाइम और बनाया हुआ है। मेरे को पता नहीं कि ये ठीक चला हुआ है प्रोसेस की नहीं, और मेरे को इतना पता नहीं है कि अब गुंजन मैम से मैं पर्सनली बात करूंगी इस बारे में, क्योंकि मेरा जो बायो एंजाइम है मेरे को लग तो रहा है कि बन रहा है। 9 अक्टूबर को मैंने डाला है, अभी बनाना का भी डाला है, पर एलोवेरा का मेरा 9 अक्टूबर को है। मेरे को कैसे लगेगा कि ये ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी, तो ये सारी चर्चाएं हम अगले सत्र में लेंगे मैम, और नहीं तो आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिएगा। तो ठीक है। पर आपको बधाई हो, आपने जर्नी शुरू कर दी बायो एंजाइम्स की। दैट इज गुड, वेरी गुड। मैं वीडियो भी, अगर वीडियो होगा तो मैं यहाँ दिखा भी सकती हूँ इसको 2 मिनट, जैसे मैंने आपसे बाद में वीडियो कॉल कर लूं, क्योंकि फिर कई लोगों को जाना है। ओके। आप मेरे को पर्सनली वीडियो कॉल कर लीजिएगा। दूसरे जी मीना, फिर नरेश, फिर प्रियंका जी। मीना माइक ऑन करिए।
गुड इवनिंग मैम। मैम जैसे मैं जानना चाह रही थी कि जैसे हम लोग आप बता रहे हैं कि पॉन्ड्स के लिए या रिवर्स के लिए हम लोग उनको क्लीन करने के लिए बायोएंजाइम यूज कर सकते हैं, तो किस तरह से हम यूज करें, कौन से बैक्टीरिया ये गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है ग्रोथ, और कौन से बैक्टीरिया पे एक्ट करता है, थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी। बट ये जो बायोएंजाइम्स हैं, मतलब इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ये सफाई भी कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो नाम ही जिसका है, और ये जाके जितना जो गंदे चीजें होती हैं, हमारे पेट में भी एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन में, जो हमारे फैट और बाकी सारी चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये भी बायो एंजाइम्स हैं, ये भी जो हमारी जो डर्ट है, गंदगी है, पोल्यूशन है, उसको जाके ये ब्रेक डाउन करती है। तो साइंस तो इसके पीछे की ये है, और इसके पीछे की साइंस भी हम अगले सेशन में ले लेंगे। तो इसके अंदर अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया हैं जो इसको वो करते हैं, पोल्यूशंस को खत्म करते हैं। तो इसमें मैम जैसे हम लोग जो रेशियो डालेंगे तो विल बी इक्वल फॉर ऑल, जैसे कि मतलब जैसे पॉन्ड है, मान लो पॉल्यूटेड है वाटर उसका, तो उसमें किस रेशियो से हम लोग बायोएंजाइम उसमें डालेंगे कि उसके वाटर को हम लोग क्लीन कर सके। जो 1:1000 का आपने बताया कि 1 लीटर बायोएंजाइम 1000 लीटर वाटर को क्लीन कर सकता है, उस हिसाब से उसको थोड़ा कैलकुलेट करके यूज करेंगे, उसमें कैसे करेंगे? मीना जी, ये भी मैं आपको अगली बार बता दूंगी कि कैसे लेना है। ये एप्लीकेशन है जो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। राइट मैम, राइट जी। नरेश, फिर प्रियंका, फिर नीलाभ जी। नरेश, मेरा सवाल तो मेरे से पहले वालों ने बता दिया। मेरा भी यही था कि ये बड़े स्केल पे कैसे पानी को साफ करें, पॉन्ड को कैसे साफ करें, तो मुझसे पहले वाले ने ये सवाल पूछ लिया तो मेरा हो गया, जवाब मिल गया मुझे। ओके जी। प्रियंका, फिर नीलाभ। गुड इवनिंग मैम। नमस्ते। मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो मैंने स्लाइड्स के थ्रू नोट किया था कि जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है प्रिपरेशन का, उसमें सारा कुछ मिला के रखा गया था, सिट्रस पिल्स, देन जैगरी, देन देसी रोज फ्लावर्स, नीम लीव्स। तो क्या हमें इन सबको एक साथ लेके करना है या फिर सेपरेट? नहीं, ये सारी मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, इनको इंडिविजुअली यूज करना है। ओके, मतलब इंडिविजुअली सेपरेट। हाँ, अगर आप रोज का बना रहे हैं तो आप सिर्फ रोज का बनाएंगे, अगर आप लेमन ग्रास का बना रहे हैं तो सिर्फ लेमन ग्रास का बनाएंगे। और अभी शुरू में, बाद में हम मिक्स करेंगे, पर अभी शुरू में, ताकि आपको पता चले कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। क्योंकि मैंने जैसे बोला, रोज का बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है और नीम की एकदम फ्रेग्रेंस नहीं है, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बदबू है। तो अगर आपने रोज और नीम को मिक्स कर दिया तो आपको आप उसको अपने स्किन पे नहीं यूज करना चाहेंगे। जी जी। तो मैम मेरा और एक सवाल था, जैसे कि ब्रह्मानंद सर ने पूछा, मैं उन्हीं के स्कूल से हूँ, क्लोरोफिल स्कूल। तो मेरा वही सवाल है, जो हमारे स्कूल में जो क्रिएट हो रहा है फूड वेस्ट एंड मतलब वेजिटेबल पील्स जो निकल रहा है, अगर हमें उनका बनाना हो तो वो भी तो बहुत सारा, मतलब वो भी बैड स्मेल ही देगा, तो उसको कैसे रिट्रीट किया जा सकता है? तो मैम, इसके लिए कंपोस्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपके स्कूल में कंपोस्टिंग हो रही है, और कंपोस्टिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, गड्ढे, मतलब जमीन में गड्ढा खोद के उसमें डालना, या कंपोस्टिंग के यूनिट्स आते हैं आजकल, तो वर्मी कंपोस्टिंग है, या अलग अलग तरह की कंपोस्टिंग, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। और आपके यहाँ पे अगर गार्डन है तो उसमें जो कंपोस्ट है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपके यहाँ क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है तो बहुत कचरा जनरेट हो रहा होगा, सारे कचरे से आप बायोएंजाइम नहीं बना सकते, आपको कंपोस्ट करना ही पड़ेगा। ओके मैम। तो स्पेसिफिक कुछ वेजिटेबल्स पिल जैसे कि हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर टमाटर हुआ, फ्रूट में वो भी जा रहा है ना, उसका पील यूज हो सकता है कहीं पे बायोएंजाइम की तरह? टमाटर का कर सकते हैं, पर टमाटर का इतना यूज नहीं है। पर अगर आपके यहाँ सिट्रस पील्स यूज हो रहे हैं मैम? यस मैम, समवेयर लेमन वगैरह होता है कभी। हाँ, तो उसका बेस्ट है, क्योंकि आप उसको जरूर यूज करिए। और बाकी सारे जो हम लौकी, तरोई, आलू, इन सब के भी हम बायोएंजाइम्स बना सकते हैं, पर वो हम थोड़ा बनाएंगे, और वो आपके प्लांट्स के लिए अच्छा है।
वो भी बहुत अच्छे क्लीनर्स हैं, पर उनके अंदर प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आपने ये सारे जो छिलके यूज होते हैं आप इनके बनाएंगे तो इसके अंदर खुशबू नहीं आएगी, इसके अंदर बदबू आएगी। तो आप उसको अपने स्कूल में पोंछा लगाएंगे या कुछ करेंगे तो बच्चों को बदबू आएगी, तो फिर आपको पसंद नहीं आएगा। इसके लिए अगर हमको, आज हमने क्लीनर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्लीनर्स पे हमें सिट्रस के जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि उसी में अच्छी खुशबू आती है। और बाकी आप अगर बाकियों का बायोएंजाइम बनाएंगे वो बना सकते हैं, वो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आप जरूर बनाएं, थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं। पर आपके यहाँ इतना मतलब 10-20 किलो अगर वेस्ट निकल रहा है, इतने का बायोएंजाइम आप डेली बेसिस पे शायद नहीं बना पाएंगे, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसका आपको कुछ और विकल्प देखना पड़ेगा। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, और हम कंपोस्टिंग पे मैं आपको और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ, कैसे आप कंपोस्ट कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके, नीलाभ जी कुछ पूछ रहे हैं, इनके बाद फिर मेरे ख्याल से जी। पहले मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही नेक कार्य है, और सच्चाई है कि हम सब ये ना, ज्यादातर लोग बातें करते हैं लेकिन ये संजीदा बहुत कम लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं और मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। और जैसा आपने शुरू में बोला था कि केमिकल्स का यूज हम कहाँ करते हैं, बल्कि मैं ये पूछने वाला था कि कहाँ नहीं करते हैं। आज की दिनचर्या में शायद केमिकल्स हर जगह घुसा हुआ है हमारी जिंदगी में, तो ये एक बहुत ही नेक पहल है। अच्छा, एक मेरा जो व्यक्तिगत सवाल था, जो आपने डिटेल्स दी हैं उसमें क्वांटिटी की, तो उसमें 300 ग्राम्स या 600 ग्राम्स है पील्स का, और जैगरी इज 200 ग्राम्स। तो क्या रेशियो चाहे 300 हो या 600 हो, इट विल बी सेम या फिर इट विल वेरी? नो सर, रेशियो बायोएंजाइम्स में होता है 1:3:10। 1 पार्ट जैगरी गुड़, 3 पार्ट पील्स और 10 पार्ट पानी। तो मैंने इसके लिए 200 ग्राम लिख दिया जैगरी की। आप लोग आई होप कि एटलीस्ट 2 तरह के बायोएंजाइम्स तो बनाएंगे। हाँ, एक तो सिट्रस का बनाएंगे और एक कोई भी फूल जो भी आपके दिवाली के बाद, क्योंकि हम दिवाली के बाद रखेंगे, तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम कर दिया। पर अगर आप 600 ग्राम पील्स ले रहे हैं तो आपको 200 ग्राम गुड़ चाहिए। गुड़ डिपेंड करता है कि आप कितना बायोएंजाइम बनाएंगे। तो गुड़ आपको शायद कम भी लग सकता, अगर आप थोड़ा सा बनाएंगे तो कम लगेगा और ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा लगेगा। तो मैंने वो एक अप्रोक्सीमेट फिगर लिखा था, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग कितना लेंगे। पर जो लोग बनाना चाहते हैं उसका रेशियो ये है 1:3:10। 3 अगर जिसमें 20 को आप ये ले लीजिए बॉटल। तो अगर आपने 20 मतलब 10 का मतलब 1 लीटर पानी, तो 2 लीटर की बॉटल लेंगे तो उसमें 1 लीटर पानी डालें, 300 ग्राम आप पील्स डालें। सिट्रस, मैं सिट्रस पील्स का बोल रही हूँ, नीम और रोज पे मत जाइएगा, उसका एक अलग रेशियो होता है। और 100 ग्राम आप जैगरी डालें। तो ये है, और इसमें डबल है और जगह छोड़नी है। यही सारे इश्यूज हम बाद में बताएंगे, उसको कैसे बनाना है। तो ये हमें इतना, क्योंकि अगर आपने फुल भर दिया तो दूसरी मतलब इसमें गैस जनरेट होगी और प्रॉब्लम होगी। तो ये सारा कंप्लीट प्रोसेस हम नेक्स्ट टाइम के लिए करते हैं। बट अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम में शायद नहीं जुड़ पाए तो इसका रेशियो है कि आपको 2 लीटर की बॉटल लेनी है। कोशिश करें 2 लीटर की। अगर आपने 1 लीटर लिया तो उस रेशियो को आप हाफ कर देंगे। 300 के बदले 150 ग्राम पील्स लेंगे और आधा लीटर पानी लेंगे और 50 ग्राम गुड़ लेंगे। और अगर आप बड़ी बॉटल ला सके तो वो बहुत अच्छा है। 5 लीटर की बॉटल ला रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका एक साथ बहुत सारा बायोएंजाइम बन जाएगा। तो आपको धीरे धीरे, और इस बायोएंजाइम बनने में समय लगता है सर, ये एक दिन में नहीं बनेगा, इसको बनने में 2 महीने लगेंगे। और जो हिमाचल में है और जहाँ विंटर शुरू हो गई वहां शायद ज्यादा भी लग सकता है। तो इसके लिए हमने सोचा था कि अगर अभी हिमाचल के सारे पार्टिसिपेंट्स बनाना शुरू कर दें इसके पहले कि बहुत सर्दी आ जाए। जैसे दही विंटर्स में देर से जमता है या शायद कई बार 2-2 दिन में नहीं जमता, तो वैसे ही बायोएंजाइम भी एक माइक्रोबियल एक्टिविटी है। ये एक मतलब केमिकल नहीं है कि आपने मिक्स किया बन जाएगा। तो इसको फर्मेंटेशन होने में समय लगता है। तो ये हम लोग अभी शुरू कर दें इसके पहले कि बहुत भयंकर सर्दियां शुरू हो जाए। तो ये अच्छा है।
नहीं, दिवाली Thank you का so तुरंत much. बाद शुरू करेंगे शायद इसको, जी। कोशिश करते हैं जी। दिवाली के बाद ही करें। वैसे अनीता पूछ रही है, 2 सवाल और लेंगे। अनीता पूछ रही है कि मैरीगोल्ड का जो बायो एंजाइम वो किस काम आता है, अगर आप मेरीगोल्ड का बायो एंजाइम स्किन के लिए अच्छा है और सफाई के लिए तो है ही अच्छा, पर इतनी खुशबू अच्छी नहीं है, और पौधों के लिए अच्छा है। और आखिरी सवाल लक्की कुछ कह रहे हैं, तो लक्की की बात और सुनते हैं। जी लक्की। महीने या 3 महीने, और उस दौरान हमें इसको खोल के भी देखना है बार-बार, क्या करना है? नहीं, इसको खोल के नहीं देखना है, ये एनारोबिक है, इसमें से सिर्फ ऐसे ऐसे हल्के से खोलना है, उसमें से गैस निकालनी है। अच्छा, खोल मतलब के नहीं। लिड, उसकी ढक्कन खोलना है थोड़ा। हाँ, ऐसे जो ढक्कन है उसको ऐसे ट्विस्ट करना है, इससे सारी गैस जी। रिलीज हो जाएगी, बस ट्विस्ट करके वापस बंद कर देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब 2 महीने लगभग लग जाएंगे, 2 महीने या इससे ज्यादा है? 2 महीने से मतलब आपके पास अगर बायो एंजाइम का स्टार्टर है, तो फिर अगर आपने स्टार्टर डाल दिया तो 1.5 से 2, आप पता नहीं सर आप कहाँ रह रहे हैं आप? मैडम मैं हिमाचल ऊना से हूँ मैडम, ऊना से। मैं ऊना में ज्वाइन भी किया था आपका वर्कशॉप ना। हाँ। तो ऊना तो ठीक है, ऊना में तो शायद 2 महीने में, मतलब जो लोग बहुत मंडी या कहीं ऊपर हैं वहां पे शायद ज्यादा समय लगेगा। जैसे मैंने कहा विंटर्स में इसमें ज्यादा समय लग जाएगा, पर समर्स में जी, मतलब जी। अगर नॉर्मल ये मौसम रहा 15 डिग्री 18 डिग्री तो 2 महीने में बच जाएगा। ओके, ओके, टाइप ऑफ थैंक्स। बैक्टीरिया में वर्क कर रहे हैं, दे आर एनारोबिक बैक्टीरिया। हाँ, क्या बोल रहे हैं मैम आपने? मैम ये बैक्टीरिया जो इसमें वर्क कर रहे हैं, जो बॉटल में इसका होगा फर्मेंटेशन प्रोसेस, सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया है ये? हाँ, एनारोबिक है और एरोबिक दोनों है एक्चुअली, बट एनारोबिक ज्यादा है क्योंकि इसको हम अंदर इसको खोल रहे हैं, तो ये एनारोबिक ज्यादा है, बट बोथ बैक्टीरिया इज देयर। And but about the gas, one is your carbon dioxide. Is there any other gas in addition or only carbon dioxide जो गैस बनती है? देर आर ऐसे कुछ सर्चेज हैं जिसमें इसमें अलग अलग तरह की गैसेस भी हैं, पर मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके। ओके, आखिरी सवाल गजल का और ले लेते हैं। गजल ने हाथ खड़ा किया था, इसके बाद मुझे लगता है फिर रुकते हैं यहाँ। जी गजल। मैम आपने बोला कि जो मैरीगोल्ड का बायो एंजाइम है दैट इज गुड फॉर स्किन, तो आई वांटेड टू आस्क लाइक पर्टिकुलरली व्हाट वी कैन ट्रीट विद दैट मैरीगोल्ड का बायो एंजाइम के स्किन के लिए क्या बेनिफिट होगा, व्हाट टू ट्रीट विद दैट? मेरा जो पर्सनल अनुभव है कि मैंने मेरे स्किन पे जो रैशेज होती थी गर्मियों में, तो उससे मेरे को रोज बायो एंजाइम से बहुत फायदा हुआ है। रोज और टर्मरिक, तो हल्दी और नीम भी। तो रैशेज हैं मेरे एक हमारे फैमिली में कोई लेडी है, उनको बहुत एक्जिमा था, तो रोज बायो एंजाइम से उन्होंने लगाने से उनका एक्जिमा काफी हद तक ठीक हो गया। पूरी तरह से मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि कुछ आंतरिक रूप के कारण भी होता है एक्जिमा, इंटरनल उनके खान पीन का, बट एक्जिमा में स्किन इश्यूज में ये बहुत फायदा करता है। तो मेरीगोल्ड का बायो एंजाइम भी स्किन के लिए, पर मेरीगोल्ड का मैंने जैसे कहा उसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं है। या तो हमारे यहाँ जो मेरीगोल्ड मिलता है वो पता नहीं कौन सा मिलता है, पर अगर आपके यहाँ आपके खुद के बगीचे में लग रहा है बायो मेरीगोल्ड या जो भी फूल है, तो वो शायद एक अच्छी महक देंगे। पर यहाँ जो दिल्ली में हम लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं सामान खरीदने के लिए, पर आई होप आप लोगों के यहाँ खुद के बगीचे हैं तो आप लोग बहुत अच्छा रॉ मटेरियल का बायो एंजाइम बना सकेंगे, तो वो और बेहतर बायो एंजाइम्स बनेंगे। तो मैम अदर देन द स्मेल वो इट इज गुड फॉर स्किन, राइट? इट इज गुड फॉर स्किन एंड इट इज गुड फॉर प्लांट्स। आपके प्लांट्स का स्प्रे करने से बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशन देता है पौधों को, पेस्ट को कंट्रोल करता है। क्योंकि मेरीगोल्ड आपने सुना होगा, मेरीगोल्ड के जो फूल है लगाते हैं और कुछ अलग तरह के इस पे जो पेस्ट होते हैं वो मेरीगोल्ड पे आ जाते हैं और बाकी पौधों को के ऊपर नहीं अटैक करते हैं। तो इस तरह का है। पर हमें सबको ना कुछ चीजें मैंने देखी ट्राई कर रखी हैं, पर मेरे यहाँ क्योंकि मैं नोएडा में रहती हूँ, मेरे यहाँ कुछ गमले हैं, तो मैंने प्लांट्स पे जो असर है वो मैंने इतना ज्यादा नहीं देख पाई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा प्लांट्स नहीं है। पर आप लोगों को आई होप आप लोग इस पे प्लांट्स के ऊपर ज्यादा अपना प्रयोग करके देख सकते हैं कि क्या इसका रिजल्ट है। ओके, अभी यही रुकते हैं क्योंकि लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। कई लोगों ने मुझे बोला था कि दिवाली का मौसम है तो आप खरीदारी और कई चीजें सबके इशू हैं।
तो अच्छा रहा सबका पार्टिसिपेशन। अभी भी काफी सवाल हैं आई थिंक, पर कुछ गुंजन ने प्लान किया कि कुछ सवालों के जवाब वो नेक्स्ट मीटिंग में देंगी। तो अब ये करेंगे कि दिवाली के बाद तुरंत बाद रखते हैं और उसमें बायो एंजाइम बनाना सीखते हैं, और उसमें जो कुछ और सवाल हैं वो भी उसमें रखते हैं। तो अब आप लोग जो भी बायो एंजाइम्स बनाना सीखना चाहते हैं, आप गुंजन को बता सकते हैं, गुंजन आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगी। तो वहाँ गुंजन जी सब ने बोला है कि वहाँ कई लोगों ने मैसेज लिखा कि क्या क्या मटेरियल चाहिएगा, तो उस ग्रुप में ही डाल दीजिएगा आप, तो आप ही क्योंकि ग्रुप में आप हैं। तो और मैं उस ग्रुप में पूछ भी लूंगा कि अब कौन कौन है जो बनाना सीखना चाहते हैं बायो एंजाइम, तो फिर उनके साथ अगली कोर्स करेंगे। जो नहीं सीखना चाहते वो भी ऐसे ही आ सकते हैं, आने में कोई एतराज नहीं है, पर सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से अभी यहीं रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर से गुंजन का विशेष धन्यवाद जिन्होंने बहुत मतलब मोटिवेट किया कि ये वर्कशॉप करनी चाहिए और जल्दी करना चाहिए, और अंशुमाला का जी का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने गुंजन से मिलवाया और मुझे बहुत प्रेरित किया कि गुंजन बहुत अच्छा बायो एंजाइम बनाती है और उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। अंत में अभी दिवाली आ रही है, तो सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सब अच्छे से दिवाली मनाएं, उसके बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने मौका दिया ये शेयर करने को। मैंने भी किसी से सीखा है और आप सबके समक्ष रख पाई। थैंक यू सो मच। और दिवाली में हम सब जब घर की सफाइयां कर रहे हैं तो बायो एंजाइम्स तो है ही, पर आप लोग और भी देखें कि क्या हम जितने केमिकल्स यूज कर रहे हैं या कुछ गिफ्टिंग भी कर रहे हैं, तो क्या हम प्राकृतिक चीजों का यूज कर सकें, गिफ्टिंग कर सकें, वो सब आप लोग, आई होप हम लोग सजग रह के कर सकें। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ वेरी हैप्पी एंड क्लीन दिवाली, और दिवाली के बाद मिलते हैं। राइट सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। बाय। थैंक यू।